गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए जीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं आपके इंटायरेक्ट टैक्सेशन का सीए इंटरमीडिएट के लिए। पेज नंबर 2.46 तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हेडिंग से पता चल रहा है कि वो ट्रांजैक्शंस आपको पढ़ने हैं जिन्हें या तो गुड्स माना गया है या सर्विस माना गया है। ये तो आपको समझ में आ गया है कि जीएसटी गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, पर रेट अलग अलग हो सकती है। सर्विस पे जीएसटी की रेट अलग हो सकती है और किसी गुड्स पे प्रोडक्ट पे जीएसटी की रेट अलग हो सकती है। तो हमें बाइफर्केशन समझ में आना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि उसे गुड्स माना गया है या सर्विस माना गया है जीएसटी में। क्योंकि जीएसटी आने से पहले जो पुराने टैक्सेस में प्रॉब्लम होती थी, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो 10,000 तो फूड का बिल बन गया, ठीक है, प्लस सर्विस चार्जेस भी लिए जाते थे तो 2,000 सर्विस चार्जेस। टोटल उस होटल के ऑनर ने 12,000 रुपये का बिल बना के आपको दे दिया। 10,000 रुपये खाने का प्राइस है, गुड फूड की वैल्यू है, 2,000 रुपये सर्विस की वैल्यू है, टोटल 12,000 रुपये का बिल बना। अब पहले क्या होता था, जो फूड है, जो गुड्स है, उस पर तो वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स। या आप पढ़ चुके हैं वैल्यू एडिड टैक्स। अगर सेम स्टेट में बिक रहा है सामान तो वैट लगता था, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होती है तो सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये पहले लगता था। और जो 2,000 रुपये जो आपने सर्विस चार्जेस दिया, इस पे लगता था सर्विस टैक्स। ये लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट तो लेगी स्टेट गवर्नमेंट। सीएसटी भले लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट ही, पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था, तो ये दोनों टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को ही जाते थे, और जो सर्विस टैक्स लगेगा इस पर वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ तो बहुत इजी था, वो साफ साफ बता रखा है कि 10,000 तो गुड्स की वैल्यू है और 2,000 रुपये सर्विस की वैल्यू। पर कई होटल और रेस्टोरेंट आपको ये नहीं बताते, वो सीधे ये ऐसे बिल बना देते हैं 12,000। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी गुड्स की वैल्यू है, कितनी सर्विस की? तो पहले एक रैंडम रेशो लिया जाता था। ये माना जाएगा कि 60% गुड्स की वैल्यू है, 40% सर्विसेज की वैल्यू है। ये रेशो लिया जाता था पहले के टैक्सेस में। ये मानिए कि 12,000 का 60% 7,200 जो है गुड्स की वैल्यू, इस पर तो वैट लगाइए, वैल्यू एडिड टैक्स यानी सेल्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और 12,000 का 40% आएगा 4,800, इस पर लगाइए सर्विस टैक्स, ये लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। तो अब जीएसटी वालों ने ऐसा कन्फ्यूज़न हटा लिया है। उन्होंने या तो गुड्स माना है उस चीज़ को या सर्विस। ऐसा नहीं माना कि दोनों को मिक्स करके प्रोपोर्शनेट लिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जीएसटी में अब हट चुका है। यानी या तो उसे गुड्स ट्रीट किया जाएगा या सर्विस ट्रीट किया जाएगा। तो उसके लिए शेड्यूल सेकंड या स्केड्यूल सेकंड जीएसटी वालों ने बनाया है, उसमें आपको पढ़ना है उन एक्टिविटीज़ के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लासीफाई सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग सप्लाई। उन्हें सप्लाई माना गया है आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो वो गुड्स की सप्लाई है, और सप्लाई ऑफ सर्विस, या उन्हें सर्विस माना गया है। शेड्यूल सेकंड टू द जीएसटी एक्ट कंटेन मतलब इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें उन एक्टिविटीज़ के नाम है और ट्रांजेक्शन्स के नाम है विच हैव बीन क्लासीफाइड, जिन्हें बांटा गया है ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। या तो उन्हें गुड्स माना गया है या सर्विस माना गया है। अब हम पढ़ते हैं पैरा 1 नंबर। एक्टिविटी के नाम दे रखे हैं, टाइप और सप्लाई क्या माना गया है। सबसे पहले ट्रांसफ़र के टॉपिक में पहला पॉइंट है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। नाम से पता चल रहा है आपने गुड्स की ऑनरशिप यानी टाइटल किसी को दे दिया। जैसे ये पेन मेरे पास है, मेरे नाम है, मैंने आपको दे दिया पेन, तो ऑब्वियसली भी आपके नाम हो गया, तो ये तो गुड्स का ट्रांसफ़र माना जाएगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। देखिए आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, यानी किसी को गुड्स यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। जैसे पेन मैंने आपको 2 दिन के लिए यूज़ करने के लिए दिया और इसके बदले में आपसे 10 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, किराया बोल लीजिए, सर्विस चार्जेस बोलिए, किसी भी नाम से आपसे कुछ पैसे ले रहा हूँ, तो ये सर्विस हुई। क्योंकि 2 दिन बाद तो ये चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी, मैंने टाइटल तो ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं, परमानेंट वो गुड्स किसी के नाम कर देते हैं, तब तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं वो गुड्स, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र करें टाइटल इन गुड्स। हेडिंग से पता चल गया आप टाइटल ही दे रहे हैं, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर आप टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को तो गुड्स में का, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अंडर एन एग्रीमेंट किया आपने विच स्टिपुलेट, जिसमें शर्त रखी गई है दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट फ्यूचर डेट, कि आप भविष्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसेशन एग्रीड, अगर पूरा पैसा आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदे, कोई गुड्स खरीदे, ये अभी 10 रुपये का, आपने 1 रुपये तो मुझे अभी दे दिए,
बाकी पैसा 9 रुपये जो बचे, 9 रुपीज़ जो बचे, वो आप बोल रहे हैं 4 महीने बाद देंगे। तो ठीक है, पेमेंट तो बाद में भी आ सकता है, ठीक है, पर मैं आपको टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, गुड्स ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता, आप पढ़ चुके हैं जी। गुड्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी जो परमानेंट अर्थ से अटैच होती है, उस पर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, पर बेचने पे। पर अगर आप किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं अपनी ज़मीन, जिसके बदले आप किराया चार्ज करते हैं, तो वो तो सर्विस माना जाएगा, तो उस पर तो जीएसटी आपको देना होगा। एनी लीज पे दे रहे हैं, कोई टेनेंसी किराए पे दे रहे हैं, ईजमेंट इंजॉयमेंट के लिए दे रहे हैं, लाइसेंस के तौर पे दे रहे हैं टू ऑक्यूपाई लैंड, इसे सर्विस माना जाएगा। जैसे आपके पास बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और मेरा बगल में एक मॉल चलता है या शॉप चलती है, मेरे को पार्किंग की बहुत दिक्कत आती है, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं उन्हें पार्किंग की दिक्कत आती है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे कहा कि जो आपकी खाली ज़मीन पड़ी है, मैं अपने कस्टमर की गाड़ियाँ पार्क करवाऊँगा। तो आपने कहा ठीक है करवा दीजिए, पर इसके बदले आपको 1 लाख रुपए मैं पे करूँगा एज ए रेंट, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि ज़मीन आप परमानेंट तो नहीं बेच रहे, मुझे यूज़ करने के लिए दे रहे हैं या लाइसेंस पे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले जो मैं आपको किराया दे रहा हूँ उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो सर्विस माना जाएगा। आप मुझे सर्विस दे रहे हैं पार्किंग के लिए, जिसके बदले मैं आपको रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूँ, कंसेशन पे कर रहा हूँ। हाँ, अगर लैंड और बिल्डिंग परमानेंट आप किसी को बेचते हैं, तो परमानेंट बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। एनी लीज पे दे रहे हैं, लेटिंग आउट किराए पे दे रहे हैं, बिल्डिंग को इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, चाहे वो कॉमर्शियल नेचर की है, चाहे इंडस्ट्रियल नेचर की है, चाहे रेजिडेंशियल रहने के लिए है, कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, किसी को बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं, और कॉमर्स होली या तो पूरी बिल्डिंग दे रहे हैं पार्टली थोड़ी बहुत, तो ये भी सर्विस माना जाएगा। बेच तो रहे नहीं है बिल्डिंग, आप किसी को रहने के लिए दे रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए दे रहे हैं, वो उसमें कोई कॉमर्शियल काम मिलेगा या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से, भले वो रिहायशी बिल्डिंग है पर बिजनेस चलाएगा वो उसमें, तो आपको जो किराया मिलेगा वो बिजनेस नेचर का होगा, उस पर जीएसटी लगेगा। अभी आप पढ़ेंगे आगे, वैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी को रहने के लिए मकान देते हैं, अगर किसी को रहने के लिए मकान देते हैं, जैसे अपन किराए पे मकान देते हैं लोगों को, और जिसको हम मकान दे रहे हैं रहने के लिए वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो फिर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर रहने के लिए देंगे, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए देंगे, तब तो लगेगा ही लगेगा जीएसटी, जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सर्विस माना जाएगा। पर अगर आप किसी को रहने के लिए देंगे मकान किराए पर, और जो जिसको रहने के लिए दे रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, यानी उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उस किराएदार के पास, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये जॉब वर्क की बात कर रहा है कि अगर आप किसी दूसरे के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उस पर कोई जीएसटी उस पर सर्विस माना जाएगा, उसे गुड्स को नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं साड़ी मैन्युफैक्चरर, में साड़ी बनाने की फैक्ट्री है, अब साड़ी पे पीको करनी चाहिए, फॉल लगाई जाएगी, ठीक है, तो वो आप लगाते हैं, मैं आपको भेजता हूँ साड़ियाँ, फिर आप उस पर फॉल पीको करते हैं या कोई कढ़ाई सिलाई बुनाई करते हैं एक्स्ट्रा, तो ये जॉब वर्क कहलाता है कि आप किसी दूसरे की गुड्स पे कोई काम करते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं, तो ये जॉब वर्क कहलाता है, और ये माना जाएगा कि आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, मैं परमानेंटली थोड़ी बेच रहा हूँ आपको, आप उसको साड़ी पे कुछ काम करेंगे, जॉब वर्क करेंगे, फिर वापस कर देंगे। एनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं विच इज़ अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पर, इसे सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, हेडिंग से पता चल रहा है आप किसी असेट को बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली से तो गुड्स ही माना जाएगा। गुड्स फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब मेन पार्ट है, बिजनेस के असेट हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज बेच रहे हैं, और बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, सो नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज असेट, फिर वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं रहेंगी। जैसे स्टॉक होता है, स्टॉक बिजनेस असेट होता है, बिजनेस में खरीदने के बेचते हैं, तो स्टॉक बेचने के लिए तो खरीदा है, तो जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। गुड्स हैंड रखा हुआ है, यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस आप पुट टू प्राइवेट यूज़ के लिए दे रहे हैं, आप किसी को बेच नहीं रहे हैं परमानेंट, और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़ फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं, बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, किसी बिजनेस के पर्सन के कहने पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई मशीन है, आप ऑनर हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, आपने उस मशीन को किसी को यूज़ करने के लिए दिया, चाहे प्राइवेट पर्पज़ के लिए दिया, चाहे किसी और पर्पज़ के लिए दिया, और किराया चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन उठता है, सर मान लो मैंने किसी को यूज़ करने के लिए दी अपनी कोई बिजनेस की एसेट, कोई भी मशीन मान लीजिए 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए किसी को दी, पर मैं उस पर कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा,
मैं नहीं कर रहा, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। आप शेड्यूल 1 में पढ़ चुके कि कोई बिजनेस के एसेट अगर आप परमानेंटली किसी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्री में, तभी और जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे चुके हैं, तभी जीएसटी लगता है। पर अगर आप कोई फ्री में दे रहे हैं, किसी को यूज़ करने के लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, हाँ वो सर्विस तो है, आप सर्विस ही दे रहे हैं, पर आप पैसे ही नहीं चार्ज करें तो जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 1 आप पढ़ चुके हैं, विदाउट कंसेशन जीएसटी उन्हीं एक्टिविटीज़ पे लगेगा जो शेड्यूल 1 में आती हैं। अगर शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटी कवर्ड नहीं है और आप किसी को दे रहे हैं वो गुड्स या सर्विस और पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, कंसेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट मतलब मेन पार्ट है ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है बिजनेस, हु सीज मतलब रुक गया, अब वो बिजनेस नहीं कर रहा है, टू बी टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, आपने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है सामान, जैसे मैं कपड़े का बिजनेस करता था, 10 लाख रुपए का कपड़ा क्लॉथ मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अब बिज़नेस ही बंद हो गया। तो जब बिज़नेस बंद होगा तो जीएसटी नंबर सरेंडर करूंगा मैं, सरेंडर मतलब अपना रद्द करवाऊंगा, कैंसिल करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं जीएसटी दूंगा ही नहीं, जब मैं बिज़नेस ही बंद कर रहा हूँ तो जीएसटी नंबर भी बंद करवाऊंगा। पर टैक्स वाले ये अज्यूम करेंगे कि ये जो 10 लाख का कपड़ा अभी बचा हुआ है ये तुमने बेच दिया है जीएसटी नंबर सरेंडर करने से पहले, क्योंकि किसी ना किसी को तो बेचोगे तुम, या तो अपने घर ले जाओगे। तो आपने पढ़ा था बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, अगर बिजनेस से कोई चीज़ वो घर भी ले जाएगा तो भी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, अगर इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ले चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं फ्री में भी, अगर आप किसी को कोई एसेट देते हैं जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। तो आप चाहे खुद ले जाओ, किसी को दान में दो, अगर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लगाया लिया है इस पर तो जीएसटी देना होगा। पर अब आप क्या कह रहे हो कि मैंने तो जीएसटी नंबर ही बंद करवा दिया तो मैं जीएसटी नहीं दूंगा। नहीं, टैक्स वालों ने बोला कि नंबर बंद होने से पहले ही हम ये अज्यूम कर लेंगे कि तुमने कोई बिजनेस के एसेट बेच दिए किसी को, वैसे बेची नहीं है, पर वो अज्यूम करेंगे क्योंकि एक बार जीएसटी नंबर बंद हो गया तो उसके बाद जीएसटी वो ले ही नहीं सकते आपसे, इसलिए वो ये मानेंगे कि अगर कोई बिजनेस आप बंद करते हैं, आप बिजनेस ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, तो उस बंद करने से करते समय आपके पास जो भी एसेट पड़ी हुई हैं जिन पे आप जीएसटी देने के लायबल हैं, तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, पर्सन हु सीज मतलब जो रुक गया है, टू बी टैक्सेबल पर्सन, अब आप टैक्सेबल पर्सन रहेंगे ही नहीं क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हैं। शैल बी डी मतलब अज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा, टू बी सप्लाइड कि वो चीज़ आपने बेच दी है बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी जीएसटी नंबर रद्द करवाने से पहले माना जाएगा कि वो चीज़ें आप बेच रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। हाँ, इसके 2 एक्सेप्शन है कि अगर आप अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ ऑनर किसी बिजनेस का, मैं बंद नहीं कर रहा, चलता हुआ बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो फिर मेरी जो असेट है वो आपकी हो जाएंगी। मेरे पास 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूँ, और आप वो बिजनेस बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो मैं कोई जीएसटी नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, रनिंग बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप उस पर कोई जीएसटी नहीं देंगे। और दूसरा, इनहेरिटेंस में अगर बिजनेस मिल जाए, यानी फादर की डेथ के बाद बेटे को अपने आप मिल जाता है बिजनेस, ठीक है, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार में, तो भी ये नहीं माना जाएगा कि फादर ने वो चीज़ें बेटे को बेची हैं, यानी उस पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है। बिजनेस इज ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, अगर आप अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, आपका उत्तराधिकारी उसे चला रहा है, हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि फादर की डेथ हो गई तो बेटे को मिल गया बिजनेस, तो ऑब्वियसली उसे नया जीएसटी नंबर लेना होगा, पर ट्रांसफ़र करते समय कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाम से पता चल रहा है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ही होती है लैंड और बिल्डिंग जो परमानेंट ज़मीन से अटैच होती हैं, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रहे हैं तो यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, बेच तो रहे नहीं है, और किराया चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर उसे सर्विस माना जाएगा। रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मतलब मॉल वगैरह जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट मतलब एरिया आप किराए पे दे रहे हैं, रिलीजियस प्लेस कोई ट्रस्ट मंदिर की प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। परमिटिंग यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग और डिस्पेंडिंग मशीन, आप वहाँ पे किसी को मशीन लगाने की परमिशन दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पर एक्सेट्रा, तो ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी।
बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। वैसे तो आपने पढ़ा लैंड और बिल्डिंग पे किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता। अगर आप परमानेंट अपनी लैंड और बिल्डिंग किसी को बेचते हैं तो ना तो वो गुड्स मानी जाती है, ना ही सर्विस मानी जाती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते समय कोई जीएसटी नहीं लगता। पर एक एक्सेप्शन है, मान लीजिए मैं बिल्डर हूँ और बिल्डर लोग क्या करते हैं, आपसे पहले बुकिंग करवा लेते हैं। जैसे मैं एक बिल्डर हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको फ्लैट बना के दूंगा, पर ये जो फ्लैट बनेंगे इनकी डिलीवरी 2 साल बाद होगी। आपको जो पोजीशन मिलेगा, डिलीवरी मिलेगी इन फ्लैट्स की, वो 2 साल बाद मिलेगी। ये फ्लैट जो है 10 करोड़ का है, पर आपसे मैं कह रहा हूँ बुकिंग अमाउंट आपको 2 करोड़ अभी देना होगा। बिल्डर पहले ही बुक करा लेते हैं बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो बिल्डर ऐसे ही अप्रोच रखते हैं। वो आपसे पहले एडवांस में कुछ मनी ले लेते हैं, बाकी पैसा जब आपको हैंड ओवर होगी वो बिल्डिंग या फ्लैट तब देना होगा। यानी 2 करोड़ रुपये तो आपको बुकिंग अमाउंट हो गया, ये अभी देना होगा, और बाकी 8 करोड़ रुपये हैं जो बिल्डिंग बन जाएगी तब देंगे। तो इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो बिल्डर है वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया एक तरह से, आपके बिहाफ पे आपका मकान आपको बना के दे रहा है। हाँ, अगर बना बनाया मकान बेचते हैं, बनने के बाद वो आपसे पैसे लेता है, तब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर बनने से पहले वो आपसे पैसे ले रहा है तो माना जाएगा वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, यानी आपको आपके बिहाफ पे आपका मकान बना रहा है, फिर आपको डिलीवर कर रहा है। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहलाती है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। अब क्वेश्चन उठता है 2 करोड़ रुपये लगेगा या पूरे 8 करोड़ रुपये लगेगा या 10 करोड़ रुपये लगेगा? पूरे 10 करोड़ रुपये लगेगा। यानी जो उस मकान की वैल्यू है उसी पे जीएसटी, उस पूरी वैल्यू पे जीएसटी देना होगा बिल्डर को। ये नहीं होगा कि 2 करोड़ रुपये देगा 8 करोड़ रुपये नहीं देगा। राइट, समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बिल्डर है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको मकान बनने से पहले आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, चाहे वो 1 रुपये ही चार्ज करे, कुछ भी पैसे अगर वो कंसेशन आपसे चार्ज करता है बनने से पहले, ठीक है, पोजीशन देने से पहले, तो उस पर जीएसटी देना होगा। हाँ, अगर वो बनने के बाद हैंड ओवर करता है, बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद वो फ्लैट्स बेच रहा है, मकान बेच रहा है, तब तो वो नहीं माना जाएगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, ना वो गुड्स माना जाएगा ना वो सर्विस माना जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स का, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है, और पार्ट दे रहा हूँ, कोई भी उसका पार्ट बन रहा है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, बेचने के लिए बन रही है वो बिल्डिंग, टू अ बायर, किसी बायर को, होल या तो पूरी बिल्डिंग बेची जाएगी या पार्टी थोड़ा बहुत, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट लिख दिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर ये होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। वेयर द एंटायर कंस्ट्रक्शन, पैसा लिया जाता है, हैज़ बीन रिसीव आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बनने के बाद, अगर बिल्डिंग बनने के बाद आपसे पैसा लिया जाएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वेयर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर, यानी पोजीशन मिलने के बाद वो पैसा लेता है या बनने के बाद पैसा लेता है तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर बनने से पहले पैसा ले रहा है वो आपसे तो उसे सर्विस माना जाएगा, वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है और इस पर जीएसटी आपको देना होगा। द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड एडिशन, इसमें एडिशन भी आ जाएगा, जैसे एक फ्लोर बना हुआ है दूसरा फ्लोर बना रहे हैं आप, ऑल्ट्रेशन आ जाएगा, चेंजेस करना, रिप्लेसमेंट और रिमॉडलिंग, ठीक है, रिमॉडलिंग भी आ जाएगा, एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी चेंज कर रहा है वो सिविल स्ट्रक्चर में और बनने से पहले पैसा चार्ज कर रहा है बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर, तब तो जीएसटी देना होगा। अगर बनने के बाद वो पैसे चार्ज करता है तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा। नेक्स्ट, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र करें, देखिए नाम से पता चल रहा है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र करें, आप परमानेंट नहीं बेच रहे हैं, और परमिटिंग अलाउ कर रहे हैं यूज़ करने के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर आप समझते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं अपन इन अकाउंट में, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, जो आप अपने माइंड से जनरेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो अगर आप ये किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, परमानेंट नहीं बेच रहे हैं, किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं और इसके बदले कंसेशन चार्ज करें तो जीएसटी तो देना होगा। जैसे किसी को पेटेंट दे रहे हैं टेम्प्रेरी ट्रांसफर यूज़ करने के लिए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसी तरह कोई डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, इन्हांसमेंट बढ़ा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई आईटी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, एसएपी, ओरेकल, ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इनको आप यूज़ करते हैं तो सामने वाले को, अगर आप टैली यूज़ करेंगे तो आपको टैली वालों को पेमेंट करना होगा। कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, किसी को यूज़ करने के दे रहे हैं, तो ये सर्विस माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा। राइट, नेक्स्ट, एग्रीइंग मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हैं, टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कोई काम करने से पीछे हट रहे हैं, रिफ्रेन मतलब पीछे हटना, आप किसी को कह रहे हैं ठीक है मैं काम नहीं करूँगा, और टू टोलरेट, या तो आप किसी काम को सह रहे हैं,
और सिचुएशन, और टू डू या किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सर्विस माना जाएगा। यानी किसी काम को करने के लिए हाँ करना, किसी काम को करने के लिए ना करना, या किसी काम को सहना और इसके बदले आप सामने वाले से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे नॉन कॉम्पीट फीस होती है। नॉन कॉम्पीट फीस क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं कि आप, जैसे मैं और आप एक ही मार्केट में बिजनेस करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ये मार्केट छोड़ के चले जाओ, तो क्योंकि मैं कंपटीशन को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों की एक ही गली में दुकान है तो कस्टमर बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ मैं 5 करोड़ रुपये दूंगा, आप ये मार्केट छोड़ के कहीं और चलाओ अपनी शॉप, और आप मान जाते हैं, तो मैं आपको नॉन कॉम्पीट फीस दे रहा हूँ, कंपटीशन को कम करने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो माना जाएगा आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, आप ये मार्केट छोड़ रहे हैं मेरे लिए, आप मुझे सर्विस दे रहे हैं और इसके बदले मैं आपको 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, तो माना जाएगा आप मुझे सर्विस दे रहे हैं और इस पर जीएसटी लगेगा। और आपकी नॉलेज के लिए पता ही है, नॉन कॉम्पीट फीस जो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड होता है उसमें टैक्सेबल होती है, आप पढ़ चुके होंगे डायरेक्ट टैक्स में भी। इसी तरह आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया जाता है आपका जब करती है इन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टूर पैकेज बाय कस्टमर। टूर पैकेज मेक माई ट्रिप है, बहुत सारे टूर पैकेजेस वाले होते हैं, ये आप कह रहे हैं कि मैं ठीक है 10 दिन का टूर पैकेज दे रहा हूँ, तो आपने एडवांस दे दिए 2 लाख रुपए, पर बाद में आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लेती है वो टूर पैकेज वाली कंपनी, तो माना जाए तो अब जीएसटी तो देना पड़ेगा, पैसे तो फॉरफिट कर लिए ना उस कंपनी ने, 2 लाख रुपए लिए थे आपसे, तो उसे गुड्स तो मान नहीं सकते, उसे सर्विस ही माना जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड। देखिए राइट टू यूज दे रहे हैं, यूज करने का राइट दे रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं परमानेंट किसी को, ठीक है। राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, चाहे 1 महीने के लिए दे रहे हैं चाहे अनंत काल के लिए दे रहे हैं, टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो भी सकता है और स्पेसिफाई नहीं भी हो सकता। फॉर कैश के बदले दे रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट उधार दे रहे हैं, और अदर वैल्यूएबल कंसेशन, कोई भी वैल्यूएबल कंसेशन के बदले दे रहे हैं, जैसे कोई मशीन किराए पे देते हैं, ठीक है, ओला उबर वाले आपको किराए पे देते हैं, बेचते थोड़ी ओला उबर, अगर आप टैक्सी हायर करते हैं कोई तो वो आपको किराए पे देते हैं अपनी गाड़ियाँ, तो ये सर्विस माना जाएगा, गुड्स नहीं माना जाएगा। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई आप समझते ही हैं, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, जिसमें गुड्स की वैल्यू भी होती है और सर्विसेज की वैल्यू भी होती है, तो इसे कंपोजिट सप्लाई आप बोलते हैं, मतलब मिक्सिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की। तो क्वेश्चन उठता है कैसे सर्विस माना जाएगा या गुड्स माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। आपको अपना मकान बनवाना है, फ्लैट बनवाना है, तो एक तो ये तरीका है कि मटेरियल आप लेके आएंगे और लेबर ठेकेदार लेके आएगा और फिर आपका मकान बनाएगा, ठीक है। मटेरियल आप देंगे, सीमेंट बजरी वॉटेवर जो भी लगेगा उस मकान में वो आपको देना है, सामान आप लेके आएंगे, लेबर वो देगा, तो फिर लेबर ही तो दे रहा है ठेकेदार, तो ये सर्विस माना जाएगा, लेबर सप्लाई कर रहा है तो सर्विस। पर आप तो कह रहे हैं नहीं, आप तो ठेकेदार को बोल रहे हैं सामान भी तुम्हें ही लाना है और लेबर तो तुम्हें लानी है ऑब्वियसली, तो आप तो केवल पैसे देंगे। तो अब आपने 10 लाख रुपए दिए सपोज, तो आपने जो 10 लाख रुपए का पेमेंट किया इसमें गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है, क्योंकि एक तो उस ठेकेदार ने आपके मकान में सीमेंट लगाया होगा, दरवाजे लगाए होंगे, विंडोज़ लगाई होंगी, तो उनके लिए गुड्स है, और एक सर्विस की वैल्यू भी है, उस ठेकेदार के लेबर चार्जेस भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गई जिसमें गुड्स की वैल्यू भी है, सर्विस की वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन उठता है इसे गुड्स माना जाए या सर्विस माना जाए, तो जीएसटी वालों ने बोला कि इसे सर्विस ही माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं आप बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फैब्रिकेशन सजा रहे हैं, कंप्लीशन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, इरेक्शन मतलब लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, फिटिंग आउट इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई रिपेयर कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, कमीशनिंग चेंजेस कर रहे हैं ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड बिल्डिंग में, वेयर इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर एज गुड्स, और इसमें प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होगी गुड्स की, जब सीमेंट बजरी लगाई वो भी तो ट्रांसफर होगा उसमें, दरवाजे खिड़कियाँ, whether as goods or in some other form is involved the execution such contract, यानी गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है, तो अब क्वेश्चन उठते क्या मानेंगे, तो इसे सर्विस ही माना जाएगा। कंफ्यूजन दूर कर दिया जिसने बोला कि नहीं भले ही गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है, उसमें दरवाजे सीमेंट बजरी टाइल्स सब लगी है, पर हम इसे सर्विस ही मानेंगे, इसे गुड्स नहीं मानेंगे। इसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस भी मिलती है, वेटर आके सर्व करता है, आपको एम्बियंस मिलता है, एक माहौल मिलता है, एसी वेसी लगे होते हैं, आपको सर्विस भी दी जा रही है, खाना भी सप्लाई किया जा रहा है, तो क्वेश्चन उठता है खाना तो जो है गुड्स है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी जा रही है, बैठने की जगह दी जा रही है, एम्बियंस माहौल दिया जा रहा है, ठीक है, ये सब म्यूज़िक फैसिलिटी दी जा रही है, तो ये सब सर्विस है, तो क्या माना जाएगा, इसे भी सर्विस ही माना जाएगा, ठीक है। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से दिया जाए, व्हाट्सएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड हो सकता है और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, और एनी ड्रिंक सॉरी कोई ड्रिंक हो सकता है,
अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर नहीं होना चाहिए। आप पढ़ चुके शराब पे नहीं लगता है जीएसटी। अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं और बेचते हैं, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। वेयर सच सप्लाई और सर्विसेज फॉर कैश के लिए दे रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट उधार बेचने, और अदर वैल्यूएबल कंसेशन दे रहे हैं, तो इसे सर्विस माना जाएगा। ठीक है, भले इनमें गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है पर जीएसटी वालों ने बोला कि इसे हम सर्विस ही मानेंगे। आई होप यहाँ तक शेड्यूल सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। शेड्यूल सेकंड इस बात पे था कि या तो गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा गुड्स मान लो थोड़ा सर्विस, भले गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू भी उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सेबिलिटी ऑफ टीनेंसी राइट अंडर जीएसटी। टीनेंसी राइट होता है किराएदारी अधिकार। ठीक है, जैसे मैं आपके मकान में रह रहा हूँ और मैं आपको 10 लाख रुपए किराया दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मकान हो सकता है। अब तो कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, मेरी कॉमर्शियल बिल्डिंग है आपकी, मैं उसमें कोई बिजनेस कर रहा हूँ और आपको 10 लाख रुपए किराया दे रहा हूँ। अब मैं इस बिल्डिंग को किसी और को सबलेट कर रहा हूँ। सबलेट मतलब किसी, पहले मैंने किराए पे ली, फिर मैं आगे किराए पे दे रहा हूँ। ठीक है, टीनेंसी राइट। अब मैं इस बिल्डिंग के में मान लीजिए 10 फ्लोर है, 10 में से 8 में तो मैं बिजनेस चला रहा हूँ और 2 फ्लोर में किसी और को किराए पे दे देता हूँ 2 लाख रुपए में। पहली बात तो क्वेश्चन उठता है कि आप सबलेट कर सकता हूँ मैं, हाँ या नहीं। तो वैसे तो मैं सबलेट नहीं कर सकता, पर अगर मैंने आपसे परमिशन लिया, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं जो टेनेंट हूँ मैं आगे भी किसी को किराए पे दे सकता हूँ। आपको तो किराए से मतलब है, चाहे मैं चलाऊँ चाहे कहीं और चलाए। अगर एग्रीमेंट में अलाउ करेंगे आप, तभी मैं सबलेट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। हमें अज्यूम करें कि अलाउड है, तो आप सबलेट करके 2 लाख रुपए अपना जो किराएदारी अधिकार है, आपका राइट है, मेरा राइट था उस मकान में बिजनेस करने का, पर मैंने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसे बोलता है टीनेंसी राइट किसी और को देना। और 2 लाख रुपए जो चार्ज कर रहा हूँ इस पर मुझे जीएसटी देना होगा, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख रुपए जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उस टीनेंट से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं माना जाएगा मेरा किराएदारी अधिकार उसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, टीनेंसी राइट उसे दे रहा हूँ, और इस पर जो मुझे कंसेशन मिल रहा है 2 लाख रुपए जो मिल रहे हैं, इस पर जीएसटी लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आपने 10 साल के लिए मुझे किराए पे दिया था ये प्रॉपर्टी। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने कोई मकान मुझे बिजनेस करने के लिए किराए पे दिया था, इसके बदले मैं 5 लाख रुपए आपको देता हूँ हर महीने। इस पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं। अगर आप अपनी कोई लैंड और बिल्डिंग किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं, बेच नहीं रहे ना, बेचेंगे तब तो नहीं लगेगा। आप पढ़ चुके हैं, बनने के बाद लैंड और बिल्डिंग किसी को बेचते हैं तो जीएसटी नहीं लगता। हाँ, बनने से पहले पैसे चार्ज करते हैं तो माना जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी लगता है। और जो किराया आप लेते हैं लैंड और बिल्डिंग के लिए किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो भी जीएसटी लगता है। रहने के लिए दे रहे हैं, अगर किसी को बिल्डिंग आप रहने के लिए देते हैं, रिहायशी पर्पज़ के लिए देते हैं, और वो अनरजिस्टर्ड है बंदा, उसके पास जीएसटी नहीं है, वो उसमें बिजनेस नहीं करेगा और रहेगा, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई आप अपनी बिल्डिंग किसी को बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं और किराया चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। तो ये जो 5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा था, आपकी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जीएसटी लगता था। ठीक है, अब मैं क्या कर, आप 10 साल के लिए दी थी आपने बिल्डिंग, अब आप कह रहे हैं 4 साल बाद ही मुझे कहते हैं कि बिल्डिंग खाली करो, तो ये आप गलती कर, मैंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मैं टाइम टू टाइम को किराया भी दे रहा हूँ, सब कुछ शर्तें मान रहा था जो एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। पर आप 4 साल बाद कहते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्डिंग मुझे चाहिए, मैं खुद ही बिजनेस करूँगा, या आप कोई भी रीज़न हो सकता है वो खाली करवाना चाहते हैं, तो वो आपको एक कंपनसेशन देगा। आप भाई 10 साल का एग्रीमेंट था, 4 साल में खाली कराया 6 साल पहले, तो मैं खाली करने के लिए सामने वाले से पैसे चार्ज करूँगा। ये होता है मार्केट में कि आपकी गलती, आप तोड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको मुझे कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि मैं अपना टीनेंसी राइट आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं अपना किराएदारी अधिकार छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं खाली कर दूंगा, पर मैं आपसे 50 लाख रुपए लूँगा। तो आपको तो ज़रूरत है खाली करवाना है मकान, आप मान जाते हैं, तो मैं आपसे 50 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ? अपना टीनेंसी राइट छोड़ने के लिए, मैं अपना किराएदारी अधिकार छोड़ रहा हूँ, इसके बदले आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी देना होगा 50 लाख रुपए पे। इसी तरह कई किराएदार मकान पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, खाली नहीं करते हैं टाइम पे, तो मकान मालिक उनसे पैसे दे के खाली करवाता है कि ठीक है तुम मेरे पास से ले जाओ 20 लाख रुपये, मकान छोड़ो मेरा, क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो किराएदारी अधिकार, आप टेनेंसी राइट किसी से का मतलब हुआ कि कोई भी बंदा जिसके पास लीगल राइट था उस मकान में रहने का, उस सेट को यूज़ करने का, वो अपना टीनेंसी राइट छोड़ता है और आपको पैसे देता है, तो माना जाएगा वो आपको सर्विस दे रहा है, टीनेंसी राइट को सर्विस माना जाएगा और इस पर जीएसटी देना होगा। ठीक है, सॉरी, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट, ये साफ साफ बताया गया है
द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीनेंसी राइट, अगर आप अपना किराएदारी अधिकार किसी को ट्रांसफ़र करते हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं, अब वो कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं, टीनेंसी प्रीमियम इज स्क्वायरली कवर्ड, ये अश्योर्डली कवर्ड होगा अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू GST। हाउएवर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर अपना रिहायशी मकान आप किसी को रहने के लिए दे रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, सामने वाले पर्सन के पास GST नंबर नहीं, किराएदार के पास होगा भी नहीं क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड उसमें रह रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ये आगे भी आप पढ़ेंगे एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में रिवीजन में, कि अगर आप अपना रहने के लिए देते हैं किसी को मकान और जो किराएदार है जिसको दे रहे हैं रहने के लिए वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास GST नंबर नहीं है, तो कोई GST चार्ज नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आउटगोइंग टीनेंट, अगर वो किराएदार आपका मकान खाली करके जा रहा है बाय वे ऑफ सरेंडिंग द टीनेंसी राइट, अपना किराएदारी अधिकार छोड़ रहा है, सरेंडर कर रहा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन, इसके बदले वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ टीनेंसी प्रीमियम लायबल टू GST, तो GST यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, यानी टीनेंसी राइट पर GST चार्ज होगा। अगर आप किराएदारी अधिकार आप सरेंडर करते हैं किसी को और इसके बदले पैसे चार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको GST देना होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।